नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। दोपहर के 3 बजे और आज की सबसे बड़ी खबर इस समय यह है कि शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के नाम संबोधन देने वाले हैं। कोरोना काल में यह 7वां मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन देंगे। अभी तक यह पुख्ता तौर पर नहीं बताया जा सकता कि पीएम मोदी का संबोधन किस मुद्दे पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि आज शाम 6 बजे वो देश के नाम संबोधन देंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है इस संबोधन से जुड़ने की। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के नाम संबोधन देंगे तो वो क्या बोलेंगे, किस बारे में बोलेंगे। क्या यह संबोधन कोरोना को लेकर होगा, क्योंकि अब तक कोरोना काल में 7 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर चुके हैं और अब यह 7वां मौका होगा। 6 बार संबोधित कर चुके हैं। अब आज शाम 6 बजे 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कोरोना काल में होने वाला है। 2 गज की दूरी है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये तमाम नारे, ये तमाम संदेश प्रधानमंत्री ने कोरोना से जंग के दौरान देश की जनता के साथ साझा किए हैं, जिनको जीवन में उतारकर उन्होंने लोगों से अपील की थी कि कोरोना से लड़ाई में वो देश का सहयोग करें, देशवासियों का सहयोग करें। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से मुखातिब होंगे शाम 6 बजे, एक बार फिर वो देश के लोगों को संबोधित करेंगे तो क्या कहेंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। हम आपको बता रहे हैं कि अब तक जब जब पीएम देश के सामने आए तब तब उन्होंने क्या बड़े ऐलान किए। तारीख के साथ हम आपको बता रहे हैं। 19 मार्च को पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, यह पहला संबोधन था। उसके बाद 24 मार्च को लॉकडाउन 1 का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, यह दूसरा संबोधन था। 3 अप्रैल को कोरोना योद्धाओं के सम्मान की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से की थी। फिर 14 अप्रैल को लॉकडाउन के दूसरे चरण का ऐलान हुआ था। 12 मई को 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। 30 जून को पीएम ने कोरोना के मामलों को लेकर चिंता जताई थी और 20 अक्टूबर को यानी कि आज शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। देश के नाम पीएम मोदी का संबोधन आप आज तक पर सुन पाएंगे शाम 6 बजे। आपको बता दें, पीएम मोदी ने खुद ही ट्वीट करके यह जानकारी दी है और लोगों से अपील की है कि वो इस प्रसारण से, इस संबोधन से जुड़ें। और बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की बदजुबानी राहुल गांधी को पसंद नहीं आई है। राहुल गांधी ने कहा कि कमलनाथ को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji has used, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. But as a general statement, I think that our treatment of women in this country, at all levels, has a lot to be improved. तो राहुल गांधी को पसंद नहीं आया कमलनाथ का बयान। मध्य प्रदेश में बदजुबानी की वजह से लगता होड़ लगी। कल बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बदजुबानी पर हमला किया था, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार के ही एक मंत्री के बिगड़े बोल सामने आ गए। सवाल है कि क्या शिवराज सिंह चौहान अपने इस बेलगाम बोल वाले मंत्री पर कार्रवाई करेंगे। राजनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के सियासी रण में मानो बदजुबानी का मुकाबला चल पड़ा है। इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान का विवाद थमा भी नहीं था कि शिवराज सरकार के ही मंत्री बिसाहू लाल अनूपपुर में सीट पर लड़ रहे अपने विरोधी विश्वनाथ सिंह की पत्नी को लेकर ऐसी बात कह बैठे जिसे सुन किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, औरत का ब्यौरा दिया है, तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत है कैसे।
बिसाहूलाल सियासी तेवर दिखाते दिखाते धमकी पर भी उतर आए। उन्होंने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की बुरी हालत करने की धमकी भी दे डाली। जयप्रकाश अग्रवाल मेरे चलते 13 साल तक अध्यक्ष बने और 3 तारीख के बाद जो दुर्दशा में जयप्रकाश का करूंगा कोई नहीं करेगा। वो रास्ता में लाऊंगा उसको, आप इसमें बोल दीजिए, रास्ता में लाऊंगा, अपना औकात उसको समझाऊंगा। बड़ा सवाल ये है कि अब शिवराज अपने मंत्री को लेकर क्या कार्रवाई करेंगे। कल तक वो कमलनाथ पर हमलावर हुए जा रहे थे। कमलनाथ जी पर कोई उम्मीद है? निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार करते हैं, दम और अहंकार से भरे हुए हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैडम सोनिया गांधी जी, अगर आपको लगता है कि स्थिति अमर्यादित है, गलत है, माता बहनों और बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ है, तो आप श्री कमलनाथ जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? साफ है कि राजनीति के हमाम में सब एक जैसे हैं। शहडोल से रविंदर शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो। बदजुबानी पर जमकर किरकिरी होने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। कमलनाथ ने अपने बयान पर अफसोस जाहिर करके इस पूरे विवाद से छुटकारा पाने की कोशिश की है। कहते मैंने असम्मानित बात करी। कौन सी असम्मानित? मैं सम्मान करता हूं महिलाओं का, मैं सम्मान करता हूं। और कोई सोचता है असम्मानित बात, कोई, मुझे इस बात का खेद है, पर यह कह देना कि ये महिलाओं का अपमान हो गया, सब महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई शक है? आइटम कोई दुर्भावना से, कोई असम्मानित दृष्टि से मैंने नहीं कहा, और आइटम कोई असम्मानित शब्द नहीं है। मुझे उस मौके पर नाम नहीं याद आ रहा था विधायक का, मैंने कहा वो जो यहाँ की आइटम है, आइटम का प्रयोग तो आम होता है विधानसभा में। आपने संसदीय शब्दावली को, ये तो संसद का शब्द है, ये विधानसभा में आता है। आज कोई आप प्रोग्राम देखते हैं, आज मेरा आइटम नंबर 1 ओंकारेश्वर है, तो ये क्या असम्मानित हो? ये उसके जैसे नहीं है क्या? उसका नाम जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का एजेंडा नंबर 1 तय कर दिया है। चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने सीएए का मुद्दा बस्ते से फिर बाहर निकाल लिया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन बंगाल पर उतरे तो सबसे पहला राग नागरिकता कानून का छेड़ा। मकसद साफ है, बंगाल में नागरिकता कानून पर ही आर पार होगा। ये बीजेपी का मिशन बंगाल है, जिसका आगाज जेपी नड्डा ने कर दिया है। सिलीगुड़ी से श्री गणेश हुआ, आनंदबाई कालीबाड़ी में पूजा पाठ हुआ, हवाई अड्डे पर समर्थकों की भीड़ जुटी, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगे और फिर बंगाल की राजनीति में हलचल मचाने वाला ऐलान हुआ। जहां तक सीएए का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा। जेपी नड्डा ने बंगाल की लड़ाई में सीमा तय कर दी है। नागरिकता कानून इसमें सबसे आगे खड़ा दिखाई दे रहा है। मकसद साफ है, बंगाल में ममता बनर्जी के ध्रुवीकरण वाले दाव को ध्वस्त कर देना। बीजेपी सीएए वाला हथियार पहले भी चमकाती रही है, लेकिन अब की बार सीधे वार की तैयारी है। ममता बनर्जी को आने वाली चुनौती का एहसास है। आज इतना दिन बाद में जो 70 साल पहले जिसको जन्म हुआ था, जिसका आजादी का बाद अभी उसका साल बाद तो 73 हो गया, अभी वो बेचारा को बोलते हैं तुमको फिर नागरिक बनना पड़ेगा। क्या हाल है देश का? तो इतना दिन हम क्या थे? हम जो देश में रहते हैं, क्या हम नागरिक नहीं है?
हालांकि बंगाल में चुनाव अगले साल है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां पिछले कई सालों से जारी रखी हैं। कोरोना की पाबंदियों में ढील शुरू हुई तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा भी शुरू हो गया। अमित शाह ने कई ऑनलाइन रैलियों को संबोधित किया और कैलाश विजयवर्गीय कोलकाता में ही डटे रहे। अब कोरोना की पाबंदियां खत्म हुई हैं तो जेपी नड्डा संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। डालो, समाज को बांटो, अलग करके रखो, अलग अलग डिमांड क्रिएट करो और चुनाव आए तो सबको अपने तरीके से बांटने का प्रयास करो और राज करो। ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि वर्तमान वेस्ट बंगाल की सरकार ममता जी के नेतृत्व में यही कर रही है। फूट डालो और राज करो, इस बात को आगे बढ़ाओ। बंगाल विजय बीजेपी के वैचारिक विस्तार के लिए बेहद जरूरी है। लोकसभा चुनाव में उसे कामयाबी भी मिल चुकी है, इसीलिए बीजेपी की उम्मीदें परवान चढ़ रही है। आज तक ब्यूरो। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पहली रैली की। कैमूर में योगी ने राम से लेकर विकास तक के नाम पर वोट मांगे। बिहार में योगी की ताबड़तोड़ रैलियां रखाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है और बिहार के लिए एक से एक नई योजनाएं आती हैं। कहीं एम्स की, कहीं आईआईटी की, कहीं आईआईएम की, कहीं पर कुछ अन्य योजनाएं। वह गरीब से लेकर के यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार से लेकर के नौकरी के अनेक संभावनाओं को लेकर के जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, आज उसी क्रम को आप सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ाने के लिए आपसे आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। भाइयों बहनों, हमने बिना भेदभाव के विकास भी कराया है और जो हमारा वायदा था कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान, प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी मारेंगे और बिहार की जनता से किया गया वायदा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। कर दिया ना पूरा। अब तो कोई ये नहीं कहेगा ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की है। कोई कहेगा? मुझे याद है जब लॉकडाउन के दौरान हम लोग विकास की बात करते हैं, वे लोग जाति की बात करते हैं, हम लोग देश की बात करते हैं, वे लोग परिवार की बात करते हैं, हम लोग सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो वे लोग बात करते हैं कि नहीं, देश के संसाधनों पर एक मजहब विशेष का अधिकार है। ये मानसिकता देश को विघटन की ओर ले जाने की मानसिकता है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ये हमले भी लगातार तेज होते जा रहे हैं। इसी 5 साल के कार्यकाल में मेरा जो अनुभव है 50 साल का हो चुका है। और दूसरी जहां तक बात है, मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव लड़े थे 85 में, 90 में मंत्री बन गए थे। उनके पास कौन सा अनुभव था? और जब हमारे पास अनुभव नहीं था तो उन्होंने डिप्टी सीएम क्यों बनाया? हम तो चैलेंज करते हैं, मेरे 18 महीने के कार्यकाल के बारे में डिस्कस कीजिए एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हालांकि आप बताइए, अगर हम अनुभवहीन नहीं हैं तो आप मेरे पीछे पूरी देश की ताकत क्यों लगा रहे हो अपनी, सिर्फ एक छोटे से नौजवान को रोकने के लिए? भैया, आप 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, इतना कॉन्फिडेंस तो अपने ऊपर और अपने कार्यों पर आपको होना चाहिए कि रणभूमि में आप अकेले उतरिए, सामने आइए, अकेले उतरिए। बल्कि भाजपा को भी मैंने इस बात का आग्रह किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर अकेले उतरे, इतना बड़ा नाम है उनके पास प्रधानमंत्री जी के तौर पर, इतनी बड़ी शख्सियत है, उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर अकेले चुनाव में उतरती तो मुझे लगता है कि सब उतरते अकेले अकेले और उसके बाद देखते जनता का समर्थन किसको है। बट हाँ, इतनी हिम्मत है मुझ में, और जैसा मैंने कहा कि पापा ही बोलते थे, शेर का बच्चा है, जंगल चीर के निकलेगा। तो चिराग पासवान भले ही बीजेपी के साथ लगातार संकेत दे रहे हो कि उनका प्यार बरकरार है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू
दोनों चिराग पासवान पर सवाल उठा रही। तेजस्वी जी को चुनाव जिताने के लिए भी जानबूझ के चिराग जी ने एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट कट सके और उनको मदद हो सके। हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि हम अपने 4 दलों के साथ मिल कर के 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। जिसको दिवा स्वप्न देखना है उसको कोई रोक नहीं है। देखिए, एनडीए गठबंधन के लोग चिराग पासवान जी के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी ने अब शुरू किया है और नीतीश कुमार जी तो पहले ही से चिराग पासवान जी को एनडीए से बाहर निकालने के लिए हर तरह की कोशिश करते रहे हैं। उसी कोशिश का परिणाम है कि चिराग पासवान आज इस मोड़ पर खड़े हैं। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।